दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आपको ये भी पता ही होगा कि एक लंबे अरसे तक युद्ध में जर्मनी ही जीतता हुआ नजर आ रहा था। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आइए पहले एक नजर इस बात पर डाल देते हैं कि कैसे युद्ध में जर्मनी धीरे धीरे अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त करता जा रहा था। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुए इस युद्ध के 2 साल होने के बाद यानी सितंबर 1941 तक जर्मनी अजेय नजर आ रहा था। जर्मनी ने ब्रिटेन को पूरी तरह कब्जे में ले लिया था। ब्रिटेन की सेना लगभग ध्वस्त सी हो गई थी। वो लड़ तो रहे थे लेकिन हिटलर की सेना के सामने टिक नहीं पा रहे थे। युगोस्लाविया और ग्रीस पर भी जर्मनी का कब्जा हो चुका था। नॉर्थ अफ्रीका में एरविन रोमेल, जो कि हिटलर के वॉर जनरल थे, उन्होंने कहर मचा रखा था। उनकी आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी को इजिप्ट तक पीछे धकेल दिया था। इसी के साथ पूर्वी यूरोप में भी जर्मनी सोवियत यूनियन पर हमला शुरू कर चुका था। यही था 1940 का ऑपरेशन बारबरोसा। इससे शुरू में जर्मनी को बहुत फायदा हुआ था। लेनिनग्रेड की घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। लेनिनग्रेड को ही आज हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। तो सोवियत रूस के कई सैनिक मारे जा चुके थे तो कईयों को बंदी बना लिया गया था। एक्सिस पावर की आर्मी मॉस्को तक पहुंचने ही वाली थी और लगभग यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भी जर्मनी के सहयोगियों के साथ घिर चुका था। हालांकि 1-2 न्यूट्रल देश बचे हुए थे लेकिन उनके होने न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इन शॉर्ट, युद्ध के पहले 3 सालों तक तो जर्मनी ही विजेता नजर आ रहा था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जर्मनी को इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा? दोस्तों, एक लाइन में कहे तो इस सवाल का जवाब ये है कि युद्ध में किसी साम्राज्य को जीत लेना और उस पर शासन करना 2 बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो युद्ध में विजेता हो वो साम्राज्य को सुचारू रूप से संभाल पाने में भी सक्षम हो। और ऐसे ही उदाहरण हमने इतिहास में कई बार देखे हैं, जब कुछ शासकों ने युद्ध में राज्यों पर कब्जा तो कर लिया लेकिन लंबे समय तक उस पर शासन ना कर सके। और ऐसा ही कुछ हिटलर के साथ भी हो रहा था। बहुत ही कम टाइम में उसने एक बड़े से क्षेत्र पर कब्जा तो जमा लिया लेकिन अब इतने सारे फ्रंट पर कैसे लड़ा जाए उसकी प्लानिंग उसके पास थी ही नहीं। उनके पास संसाधनों की कमी थी। हालांकि हिटलर के नए मंत्री एल्बर्ट स्पीर ने नए तरीके से युद्ध में यूज होने वाले विमान और टैंक और अन्य सामग्री को काफी बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसी बीच युद्ध में एंट्री हुई दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका की। 1941 के अंत में हुई अमेरिका के एंट्री के बाद से ही जर्मनी के लिए युद्ध में समस्याएं बढ़ने लगी क्योंकि लैंड लीज एक्ट के तहत यूएसए ने ब्रिटेन और रूस दोनों को ही युद्ध के संसाधन और सामग्री भेज दी। शुरू में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो हिटलर को लगा कि यूएसए प्रशांत महासागर की लड़ाई में बिजी रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका के पास इतने संसाधन थे कि वो युद्ध के दोनों ही फ्रंट पर बड़े आराम से लड़ सकता था। उसके अकेले के पास लड़ाकू विमान और टैंक जर्मनी से कहीं ज्यादा थे। और अगर आप इसमें ब्रिटेन के लड़ाकू विमान और टैंक्स को भी शामिल कर लें तो फिर दोनों के बीच कंपैरिजन का सवाल ही नहीं था। लेकिन इसी के साथ एक सच ये भी है कि जर्मनी के टैंक्स अपने आप में जबरदस्त थे। उसका एक टाइगर टैंक अलाइड पावर्स के 10 टैंक्स के बराबर था। दोस्तों, यहाँ तक आज भी जर्मन टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट होती है और दुनिया में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाया है। जर्मन के टैंक काफी मजबूत हुआ करते थे, पर सिर्फ मजबूती से तो काम चलेगा नहीं, उसको चलाने के लिए तेल भी तो चाहिए था। जर्मनी के पास तेल की कमी थी। एक समय ऐसा आ गया था जब जर्मन के पास ईंधन की कमी होने लगी। हालांकि हंगरी और रोमानिया ने जर्मनी को ईंधन की पूर्ति करवाने की काफी कोशिश की, लेकिन इतना काफी नहीं था। वैसे ऐसा नहीं था कि हिटलर को इस बात की समझ नहीं थी, शायद उसे ये सब युद्ध होने से पहले ही पता था। इसीलिए तो नॉर्थ अमेरिका में इरविन रोमेल को तैनात किया गया था। रोमेल के नॉर्थ अमेरिका कैंपेन का प्लान ही था कि श्वेत कैनाल पर कब्जा करना और फिर मिडिल ईस्ट के तेल भंडारों पर कब्जा करना। अगर ऐसा हो जाता तो फिर जर्मनी को तेल की कोई कमी नहीं रहती। 1942 के मध्य तक रोमेल ने तोहरुक पोर्ट पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन एल अलमेन की लड़ाई में रोमेल को टक्कर का दुश्मन मिल गया। वो दुश्मन था ब्रिटिश जनरल बर्नेड मोंटगोमरी। युद्ध में बर्नेड मोंटगोमरी की महारत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी गिनती वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वश्रेष्ठ वॉर जनरल्स में होती है। अब इसी के चलते रोमेन को अपनी सेना के साथ पीछे हटना पड़ा और युद्ध में उनका अभियान आगे न बढ़ सका।
वहीं अलाइड पावर्स ने एक और अभियान अफ्रीका के कंट्री मोरक्को एंड अल्जीरिया में उतार दिया। इसी वजह से एक्सिस पावर की सेना दोनों तरफ से घिर गई। स्थिति यह आ गई कि 1943 तक लाखों जर्मन सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा और मिडिल ईस्ट के तेल भंडारों पर कब्जा करने का हिटलर का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। वहीं अगर बात करें अटलांटिक की लड़ाई की, तो वहां भी शुरुआत में जीत जर्मन सेना के पाले में लग रही थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने जर्मन मैसेजेस को डिकोड करना शुरू किया तो जर्मन्स की पनडुब्बियां हारने लगी। 24 मई 1943 को जर्मनी के यू बोट के कमांडर एडमायरल कर्ल डोनिट्ज ने हार मान ली और अपनी सभी पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक से बाहर कर दिया। इसके बाद तो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए रास्ता साफ ही था, तो अटलांटिक की लड़ाई यहीं खत्म हो गई। अब अगर बात करें ईस्टर्न फ्रंट की, तो यहाँ जर्मनी का भाग्य एकदम ही पलट गया। इस लड़ाई के सामने पहले होने वाले सारे युद्ध छोटे नजर आने लगे। इस लड़ाई में इतनी मौतें हुई कि जितनी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ना तो वेस्टर्न फ्रंट पर हुई थी और ना ही पैसिफिक फ्रंट पर। इस क्षेत्र के बारे में हिटलर को उम्मीद थी कि यूएसएसआर एक ऐसा देश है जहां के होस्विक यहाँ के किसानों और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, और इसीलिए जब वे लोग यूएसएसआर पर हमला करेंगे तो वे अपने आप ही टूटकर बिखर जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जब जर्मन्स ने यहाँ हमला किया तो स्टेलिन ने अपने देश के लोगों से अपील की कि वे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आए। उसने लोगों को यह भी दिखाया कि नाजी कितने क्रूर होते हैं, और देशभक्ति के कारण लोग लाखों की तादाद में रशियन आर्मी में भर्ती होने लगे। ये युद्ध एक महान देशभक्ति के युद्ध में तब्दील हो गया और देखते ही देखते रशियन आर्मी बहुत बड़ी होती चली गई। लेकिन ये सब बहुत बाद में हुआ। इससे पहले ही रूस की ठंड ने जर्मन्स की हवा निकाल दी थी। इसके अलावा क्रीमिया पर हमले की वजह से हिटलर ने मॉस्को पर हमला करने में देरी कर दी। इसका सीधा फायदा स्टेलिन को हुआ और उसने इस मौके का फायदा उठाया भी। इस समय में उसने अपनी आर्मी को इकट्ठा कर लिया। दूसरी तरफ जापान ने भी ये पहले ही साफ कर दिया था कि वो यूएसएसआर पर हमला नहीं करेगा, जिसकी वजह से स्टेलिन को सिर्फ एक ही फ्रंट पर लड़ाई लड़नी थी, और ये उनके लिए एक और एडवांटेज था। नतीजा ये हुआ कि मॉस्को की लड़ाई में जर्मन सेना हार गई। इसके बाद स्टेलिन ग्रेड में लड़ाई हिटलर के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो गई थी। इसलिए नहीं कि ये क्षेत्र युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि इस शहर का नाम स्टेलिन के नाम पर था, और इसीलिए इस क्षेत्र पर लड़ने के लिए हिटलर ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण आर्मी भेजी। लेकिन आर्मी कितनी ही बेस्ट क्यों ना हो, संसाधनों की कमी में दुनिया की बेस्ट आर्मी भी क्या ही कर लेगी। उनके पास ना तो पर्याप्त खाना था और ना ही गोला बारूद। नतीजा ये हुआ कि रूस ने जर्मन सेना को चारों तरफ से घेर लिया और जर्मनी के लाखों सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जुलाई 1943 में हिटलर ने अपना आखिरी जवाबी हमला करने का रिस्क लिया और शुरू हुई कुर्स्क की लड़ाई। ये लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी जमीनी लड़ाई मानी जाती है। इसमें 40,000 सैनिक, 13,000 टैंक और 12,000 लड़ाकू विमान शामिल थे। लेकिन इस हमले की जानकारी पहले से ही यूएसएसआर को मिल चुकी थी और इसीलिए वो पहले से ही इसके लिए तैयार थे, और इसी के चलते हिटलर को इसमें भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एंड टाइम में हिटलर ने अपनी स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दी, क्योंकि जुलाई 1943 तक अलाइड पावर इटली में घुस चुकी थी, जिसकी वजह से हिटलर को युद्ध में लगने वाले रिसोर्सेज भी ट्रांसफर करने पड़े। कुर्स्क की लड़ाई के बाद कई जर्मन जनरल्स ने दावा किया था कि वो ये लड़ाई जीत जाते अगर हिटलर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज ना करता, लेकिन हिटलर के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। वहीं लगातार हारने का असर भी जर्मन सैनिकों के मनोबल पर पड़ा, और दूसरी तरफ अलाइड पावर ने विमानों से जर्मनी के मुख्य शहरों पर हमले करने शुरू कर दिए है, और इसका असर युद्ध सामग्री के उत्पादन पर पड़ा। प्लस जर्मनी के पास तो पहले से युद्ध सामग्री की कमी थी। 1943 के अंत तक एक आम जर्मन को भी समझ में आ गया था कि अब वो युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हिटलर था कि सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था। अगर हिटलर ने पहले ही सरेंडर कर दिया होता तो लाखों लोगों की जान बच सकती थी। हैरानी की बात है ना, जो बात आम नागरिकों को समझ में आ रही थी वो हिटलर को अपने ईगो की वजह से दिख नहीं रही थी। जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हराने का मुख्य श्रेय उनके पास संसाधनों की कमी और रूसी लोगों के मन में उनके देश के प्रति देशभक्ति को जाता है। यह रूसी लोगों की देशभक्ति ही थी जिसने युद्ध में लगभग जीत चुके जर्मनी को हार का स्वाद चखा दिया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।